हेलो एवरीवन, आप कर रहे हैं पीजीबीपी सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, जिसमें आपने कुछ पॉइंट्स तो देख लिए ऑलरेडी कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव विच इज अवेलेबल टू एक्सपोर्टर इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। नाउ व्हाट इज दिस एक्सपोर्ट इंसेंटिव? तो मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ना एक्सपोर्ट को इंकरेज करती है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, दुनिया भर की हर गवर्नमेंट अपने यहां एक्सपोर्ट को इंकरेज करती है। अब जैसे अगर हमारी सरकार एक्सपोर्ट को इंकरेज करेगी तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। भाई, बाहर का पैसा भी हमारे देश में आ रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को इंकरेज करती है डिफरेंट इंसेंटिव्स देके, बेनिफिट्स देके। इसके लिए गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए बनाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बताती है कि हम ये बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को देने को तैयार है। राइट? तो कभी कभी तो गवर्नमेंट बताती है कि इस वाले प्रोडक्ट पे ये बेनिफिट है, इस वाले प्रोडक्ट पे ये बेनिफिट है, और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसपे मल्टीपल बेनिफिट्स अवेलेबल है, और ये चॉइस होता है एक्सपोर्टर्स के हाथ में कि वो कौन सा बेनिफिट लेना चाहते हैं। मतलब ऑप्शन दे दिया, ये भी बेनिफिट ले सकते हो, ये ले सकते हो, या ये ले सकते हो, और एक्सपोर्टर कहेगा भाई हमें ये बेनिफिट चाहिए, तो उसे मिल जाएगा वो बेनिफिट। और एट टाइम्स कुछ प्रोडक्ट पे तो भाई रेस्ट्रिक्टेड होता है कि ये वाला बेनिफिट ही मिल रहा है। तो लास्ट ट्रेड पॉलिसी जो थी वो 2016 से 2020 5 साल के लिए बनता है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो उसे बोलते भी ऐसे हैं, एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2016 टू 2020, मतलब 2016, 17, 18, 19, 20। ठीक है, बट दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 more years। उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया था, कहा अभी नई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सेम विल कंटिन्यू। तो दैट एक्सटेंडेड टिल 21-22। देन केम न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द ईयर 23, तो एफटीपी 2023। दिस हैज टू कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर। तो 2023 से कब तक चलेगा? 23, 24, 25, 26, 27। राइट। हालांकि आपको इन बातों से मतलब नहीं है, एज बिकॉज आई एम नॉट हियर टू स्पीक अबाउट एफटीपी। व्हाट आई हैव टू एग्जैक्टली टेल यू कि इन ट्रेड पॉलिसीज में एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के बारे में दिया होता है, और वो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जब एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है? पीजीबीपी की इनकम बन जाती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेलेबल टू एक्सपोर्टर, पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक एक करके सारे इंसेंटिव बताते हैं। एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इसको हम बोलते हैं एग्जिम स्क्रिप्ट भी, याद कर लीजिए। इसे हम और क्या बोलते हैं? एग्जिम स्क्रिप्ट। EX स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, IM स्टैंड फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्क्रिप्ट, और या फिर हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। ये क्या होता है? गवर्नमेंट ये एक बेनिफिट देती है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जितने वैल्यू का एक्सपोर्ट करेंगे उसका 30 से 40% हम आपको एग्जिम स्क्रिप्ट दे देंगे। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया तो हम आपको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, हर समय ये बदलता रहता है। मैंने आपको बताया कि पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है, और उन पॉलिसीज में हर साल हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो ये 30 to 40% के रेंज में जनरली रहता है। 30 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया? एग्जिम स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आप 30 लाख रुपए का इंपोर्ट कर सकते हैं। आप 30 लाख रुपए का इंपोर्ट कर सकते हैं व्हेन द इंपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब एक गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देती है, 30 लाख रुपए तक का आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जब हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी मना हो जाएगा ना, कोई ऐसे इन जनरल नहीं कर पाएगा, तो भी आप कर लेंगे। इन जनरल अगर अलाउड है तब तो आप कर ही सकते हैं इंपोर्ट। अदरवाइज जब हम इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, इंपोर्ट बैन कर देंगे, तो भी आप कर सकते हैं। दिस इज एग्जिम स्क्रिप्ट बेनिफिट। Now you'll ask me कि सर क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट पे कभी कभी रोक भी लगा देती है क्या? ऐसा भी होता है? हाँ, टेम्पोररी रोक लगा दिए जाते हैं इंपोर्ट पे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से सफर कर रही है, हमें लगता है ऐसा हो रहा है,
या कुछ आइटम को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है इसकी इंपोर्ट इंडिया में, कुछ इस तरीके की बातें समझ में आती है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, टेम्पोररी लगा सकती है, परमानेंट तो लगा भी नहीं सकती। क्यों नहीं लगा सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने दूसरे देशों के साथ ऐसी एग्रीमेंट ट्रीटी साइन कर रखी है जिसके तहत गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम कभी भी आपके इंपोर्ट को नहीं रोकेंगे, वैसे ही आप भी हमारे इंपोर्ट को नहीं रोकेंगे। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस अगर हमें करना है, ग्लोबल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके की ट्रीटीज को साइन कर रखा है। तो देखिए हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत पहले ही जब हमने मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी तो उस समय ही इंडियाज गेट वाज मेड ओपन टू फॉरेन बिजनेसेस कि भाई कोई भी आके हमारे देश में बिजनेस कीजिए, हम अपने देश को एक ग्लोबल मार्केट बनाते हैं और उसी तरीके से हम भी दूसरे देशों में जाएंगे और ग्लोबल मार्केट में अपना माल बेचेंगे। तो सिंस ट्रीटी के तहत ये सब कुछ नहीं हो सकता कि हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, पूरी तरीके से बैन ही कर दे, बट स्टिल एक गवर्नमेंट कभी कभी कुछ कंट्रोल करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। तो ऐसे केस में ये एग्जिम स्क्रिप्ट जिसके पास होती है उसको बड़ा फायदा होता है। तो गवर्नमेंट ये किसको देती है? ये एक्सपोर्टर को ही देती है। कहती है भाई तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो चलो तुम फॉरेन करेंसी लाते भी तो हो, तो अगर थोड़ा सा फॉरेन करेंसी देश से बाहर भी जा रहा है तो भी कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि तुम 1 करोड़ रुपए का माल बाहर बेचोगे तो हम तुमको खरीदने कितने का देंगे? 30 ही लाख रुपए तक का तो देते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट एक बेनिफिशियल स्क्रिप्ट है और जब चाहे जब आप इससे माल खरीद सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इंपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, मैं तो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल खरीदता हूं, उससे माल बनाता हूं, मुझे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, मुझे कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं रॉ मटेरियल या कुछ भी बाहर से विदेश से खरीदूं, तो मेरे लिए ये जो स्क्रिप्ट है ये बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो क्या मैं इसे बेच सकता हूं? आंसर इज यस, आप इसे बेच सकते हो। जिसको बेच देंगे वो 30 लाख रुपए का इंपोर्ट कर सकता है, भले ही वो एक्सपोर्टर ना हो। बात समझ में आई? अच्छा, जब हम इस इंपोर्ट करेंगे माल तो क्या इंपोर्ट करने पे हमको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? हाँ, ये परमिशन है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको इंपोर्ट कर लेंगे टैक्स नहीं देना, ये सब नहीं। इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो आपको देनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी, दैट यू हैव टू पे। बट आपको परमिशन मिल गई जिसकी परमिशन ही नहीं थी, राइट? तो अब ये एग्जिम स्क्रिप्ट हम उठा के किसी को बेच सकते हैं। अब कितने में बिकेगा? अब भाई जिसको हम देंगे वो 30 लाख रुपए का माल इंपोर्ट कर सकता है, कस्टम ड्यूटी भी उसको पे करनी होगी। तो डिपेंड करता है उसकी जरूरत कितनी बड़ी है। वो कहता है राज भाई किसी भी हाल में दे दो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा लाओ 10 लाख रुपया, ये बस परमिशन है, इससे कोई मॉनिटरी गेन डायरेक्टली आप रिलेट नहीं कर सकते कि इतने रुपए का फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि ये बस एक परमिशन है टू इंपोर्ट गुड्स। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक परमिशन दे दिया कि जाओ स्पेंसर से माल खरीद सकते हो तुम, ये लो, ये परमिशन है कि तुम स्पेंसर में जाके माल खरीद सकते हो, जो खरीदोगे उसका पैसा भी देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हम अगर ऐसा सर्टिफिकेट देते जाओ स्पेंसर से 500 रुपए का सामान फ्री में खरीद लाओ, तब तो तुम कहते इसकी वैल्यू 500 रुपया है। लेकिन हम तो तुमको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जाओ स्पेंसर से सामान खरीद लो, जो पैसा होगा वो भी देना होगा तुमको। तो बस परमिशन है एक, राइट? लेकिन ये परमिशन किसी और के पास नहीं है, इंपोर्ट बैन है, कोई और नहीं कर सकता। तो वो मुझे कितना देगा? ऑब्वियसली जितनी बड़ी उसकी जरूरत होगी। मैं 5 लाख का 10 लाख का कुछ भी बेच सकता हूं। अगर मार्केट में इसका बायर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है 1 ही लाख का बेच दिया मैंने। तो बेच के जो पैसा आएगा एग्जिम स्क्रिप्ट को, कहता है वो पीजीबीपी की इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या बोलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने 1 करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट किया, सरकार ने मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया विच इज एग्जिम स्क्रिप्ट 30 लाख रुपीस, मेरे हाथ में कुछ इनकम अभी आई? कुछ भी नहीं है भाई। ये है क्या? अरे ये एक परमिशन का सर्टिफिकेट है कि तुम माल इंपोर्ट कर सकते हो 30 लाख रुपए तक का, टैक्स वैक्स सब देना है जब हम इंपोर्ट करेंगे, एक परमिशन लेटर है। दिस हैज गॉट नो इक्वल मॉनेटरी वैल्यू। इसकी हम बता नहीं सकते कि इतने रुपए की वैल्यू हो गई। तो देयर इज नो इनकम व्हेन यू गेट एन एग्जिम स्क्रिप्ट, देयर इज नो इनकम, बट इन केस यू सेल इट, तो जितने में भी आप बेचेंगे वो पूरी इनकम। क्या इसकी कोई कॉस्ट थी? नहीं। तो एग्जिम स्क्रिप्ट अगर हमारा 1 लाख का बिक गया तो 1 लाख इनकम, 5 लाख का बिक गया तो 5 लाख रुपए इनकम। आइए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है,
कैश असिस्टेंस रिसीव बाय ए पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट। यहां पे गवर्नमेंट ना आपको लमसम पैसा एक्सपोर्टर को दे देती है, कहती है ये लो 1 लाख रुपया मस्त रहो एंजॉय करो। दिस इज कैश असिस्टेंस। अगर आपको कैश असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिल गया बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, तो ऑब्वियसली दैट्स एन इनकम टू यू एंड दैट वुड बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी इनकम। नाउ थर्ड, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक ये क्या चीज है? पहले आपको ड्यूटी ड्रॉबैक की जगह एक नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल सेल इंडिया में ही अगर आप माल बेचते हैं तो क्या होता है, ठीक है, अभी हम एक्सपोर्ट की बात नहीं करते। देखिए हम 100 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसपे मान लीजिए जीएसटी है 5% के रेट से, तो 105 रुपए का हमें पड़ा। अब इस माल को हमने सेल कर दिया 120 रुपए का विद इन इंडिया, सेल इन इंडिया ही कर रहे हैं। मान लीजिए 120 रुपए का हम बेच रहे हैं इसको, तो 5% के हिसाब से कितना हो गया, 12 पंजे 60, 6 रुपया, 6 रुपया 126 रुपया, ये जीएसटी ऑन सेल है, ठीक है। तो जब हमने माल खरीदा था तो हमने सप्लायर को कितना पे किया था, 105 रुपया, ठीक है। जब हम बेचेंगे 126 रुपया में, तो इसमें से सरकार को कितना देंगे? क्या 6 रुपए की जीएसटी हम सरकार को देंगे? आंसर इज नो। हम 6 रुपए की जीएसटी सरकार को नहीं देंगे। हम जीएसटी गवर्नमेंट को जो पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे 6 - 5 = 1, 1 रुपए ही देंगे। अब आप कहेंगे सर सरकार को हम 1 रुपए क्यों दे रहे हैं, हमने तो 6 रुपए जीएसटी कलेक्ट की है। बेसिकली आपने जितना जीएसटी कलेक्ट किया उतना ही जीएसटी आपको देना पड़ेगा। व्यापारी जितना जीएसटी कलेक्ट करता है उतना ही पे करता है, क्योंकि जीएसटी इज अ लायबिलिटी विच इज पेड बाय कंज्यूमर्स। व्यापारी 1 रुपया जीएसटी अपनी जेब से नहीं पे करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने 6 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया, हाँ। क्या हमने 6 रुपए का जीएसटी पे किया? हाँ। 5 रुपए सप्लायर को दिया था, 1 रुपए सरकार को दिया है। जितना जीएसटी आता है उतना ही जाता है मेरे हाथ में जीएसटी। व्यापारी के हाथ में जीएसटी का नेट इफेक्ट नील हो जाता है, जितना आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। मेरा आएगा कस्टमर से जीएसटी, आता कस्टमर से जीएसटी, जाता है 2 जगह, सप्लायर को, गवर्नमेंट को। तो जितना आता है इज इक्वल टू सप्लायर को जो जाता है प्लस गवर्नमेंट को जो जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगर हमने ये माल परचेज किया और हमने एक्सपोर्ट कर दिया इसको, तो मैं आपको बताऊं एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, बल्कि उल्टे गवर्नमेंट आपको फायदा देती है। अब एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों नहीं लगता? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि यार हम एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देंगे तो बंदा माल जो 120 का बेच रहा है वो 126 का बेचेगा, ठीक है। एक चाइना है बगल में हमारे, वो इतना सस्ता माल बनाती है, वो भी बेचेगी अपना माल उसी कंट्री में जिसमें इंडिया बेच रहा है। कहां बिक पाएगा इंडिया वालों का? अरे कंपटीशन है इतना, इनका माल सस्ता होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो सहयोग कर पा रही है, कह रही है टैक्स नहीं लेना है सेल करते समय, उल्टे हम तुमको फायदा देंगे। अभी तुम चिंता मत करो, तुम बेचो तो 120 का ही, अभी तुमको उसमें भी फायदा देंगे। गवर्नमेंट आपको फायदा देती है, कहती है जो आपने ड्यूटीज पे की है, गवर्नमेंट कहती है कि जो भी ड्यूटीज आपने इंडिया में पे की है वो हम आपको ड्रॉबैक कराते हैं, वापस देते हैं। गवर्नमेंट से पूछ रही है ये माल जो इंडिया के बाहर बेचे हो इसमें कुछ टैक्सेस तुमको इंडिया में देना पड़ा था? मैंने कहा हाँ 5 रुपए दिया था ना मैंने। कहती है लो वापस लो, दिस इज ड्यूटी ड्रॉबैक। अंडरस्टूड व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक? ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है जिस माल को तुमने एक्सपोर्ट किया है उस माल को बनाने में जो भी चीज तुमने खरीदा था उस पे जितना टैक्सेस पे किया था वो सारा टैक्सेस सरकार कह रही है वापस लो हमसे। अब सारा टैक्सेस वापस कर देगी तो यार मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो गई ना, हम और कम का बेच पाएंगे। तो दिस इज अगेन एन इंकरेजमेंट टू यू। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में फॉरेन करेंसी आए। तो आपके माल को सस्ता करा रही है गवर्नमेंट, ये सब बेनिफिट देके। तो अब लेकिन अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम कार बनाते हैं। अरे ऐसी कौन सी कार होती है?
हम कार के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। पता है एक कार रेडी करने में लगभग 1000 कंपोनेंट्स लगते हैं। कार कंपनी जब कार बनाती है ना तो 1000 रॉ मटेरियल खरीदी होगी, सब पे कुछ ना कुछ टैक्सेस पे की होगी। अब जब मैं कार बना के एक्सपोर्ट करूंगा तो सरकार कहेगी कितना तुमने टैक्स पे किया है, कितना लंबा चौड़ा हिसाब बना के देंगे उसको। ये खरीदे थे, ये खरीदे थे, ये खरीदे थे, ये इस पे इतना जीएसटी, इस पे इतना जीएसटी। अरे हजारों कंपोनेंट लगते हैं, हजारों कंपोनेंट लगते हैं, तब जाके एक कार रेडी होती है। बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपको बाहर दिख नहीं रहा है, वो गाड़ी के अंदर है, ठीक है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। तो दैट्स नॉट फीजिबल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कहती है हम ड्यूटी ड्रॉबैक जो देंगे ना वो आपसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछेंगे, वो लगभग उसी के बराबर होगा। और गवर्नमेंट ने उसके लिए फिक्स कर दिया है AIR। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है AIR। व्हाट इज दिस AIR? ऑल इंडस्ट्री रेट। कि कार का मान लीजिए ऑल इंडस्ट्री रेट है 20%, तो गवर्नमेंट मानती है कि जितने आप 1 करोड़ रुपए की कार एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 20 लाख रुपए लगभग इंडिया में टैक्स पे कर दियोगे उसके कंपोनेंट पे, मतलब जो भी ऑल इंडस्ट्री, किसी पे 5% लगा दिया, तो आप जितने रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 5% गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम का दे देगी। मतलब एज्यूमिंग कि 5% जो आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू उसका 5% लगभग आपने टैक्सेस पे कर दिया होगा इस माल पे। तो इंडस्ट्री वाइज गवर्नमेंट ने इसका रेट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप यही समझिए ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है, जो टैक्सेस हमने इंडिया में पे किया है सरकार हमें वापस देती है, ठीक है। लेकिन जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या आपको ये बात पहले से नहीं पता होती कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं ये मेरी जेब से नहीं जा रहा है, ये अभी सरकार वापस देगी हमको। अभी तो हम दे रहे हैं लेकिन हमको वापस देगी सरकार। तो कुछ लोग इसकी अकाउंटिंग भी ऐसे ही करते हैं कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं अभी परचेज पे, वो टैक्सेस मेरा खर्चा नहीं है, वो हमको मिल जाएगा वापस, रिकवरेबल एक्सपेंस है। और कुछ लोग उसको एक्सपेंस मान लेते हैं। तो दो अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग मार्केट में होती है और दोनों अकाउंटिंग के बेसिस पे ही इनकम डिटरमिन होती है। आइए समझते हैं। When tax paid on input, इनपुट मतलब जो भी आपकी परचेजेस हैं, ठीक है, टैक्स पेड ऑन इनपुट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। और दूसरा हो गया व्हेन टैक्स पेड ऑन इनपुट is not considered as expense। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोग अकाउंटिंग ऐसी करते हैं कि उसको खर्चा मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं खर्चा कहाँ है भाई, पैसा तो मिल ही जाएगा हमको। अब मान लीजिए परचेज आपकी कितनी की है, 100 + 5 उस पर टैक्स पे किया था 105। तो अब इसी की एंट्री दोनों लोग कैसे कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं हम आपको। पहला, टैक्स पेड ऑन इनपुट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, वो एक्सपेंस मान रहा है, तो वो एंट्री करता है, ये बंदा एंट्री करता है परचेज। जब रॉ मटेरियल उसने खरीदा 100 पे 5 रुपये टैक्स मिला के 105 का, तो वो परचेज की एंट्री किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 105। ठीक है। अब उसको सरकार से ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया, तो वो एंट्री क्या करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्यूटी ड्रॉबैक। कितना, 5 रुपये। सरकार ने 5 रुपये वापस दे दिया उसको, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर दिया था ना, ऑन एक्सपोर्ट ये पैसा वापस आ गया 5 रुपये। तो तीसरा, अब वो इस ड्यूटी ड्रॉबैक को कहाँ ले जाएगा, PL में, ड्यूटी ड्रॉबैक डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गई उसकी इनकम। ये देखिए ये इनकम हो गई, यहां पे वो कंसिडर किया जाता है एज इनकम। क्यों इनकम माना जा रहा है, अरे क्योंकि पहले खर्चा माना गया था, जब खर्चा माना गया ना ओरिजिनली, तो यहां इनकम माना गया। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक को हम कभी खर्चा मानेंगे ही नहीं तो इनकम नहीं बनेगा।
ये बात समझना बहुत जरूरी है। ड्यूटी ड्रॉबैक इनकम होती है, लेकिन खर्चा माने हो तब इनकम। टैक्स को खर्चा माने तो पैसा टैक्स का वापस हुआ तो इनकम है, लेकिन अगर टैक्स को कभी खर्चा माने ही नहीं तो जब मिलेगा तो इनकम भी नहीं है भाई, कभी खर्चा ही नहीं माने थे हम उसको, राइट। तो व्हेन टैक्स पेड ऑन इनपुट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। तो ये लोग एंट्री कैसे करते हैं, ये एंट्री करेगा जब एक्सपेंस नहीं मानता है तो ये एंट्री इस तरीके से करता है। वो कहता है परचेज तो हमारा 100 ही रुपए का है, परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपया। फिर वो लिखता है ड्यूटी ड्रॉबैक, इसको शॉर्ट में डीबीके लिख दें, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल, ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल 5 रुपया टू सप्लायर। वो पहले ही डेबिट कर दिया, एक करेंट एसेट क्रिएट कर दिया, भाई 5 रुपये मिलना है हमको, ये टैक्स पेड नहीं है, 105, ठीक है। अब दूसरा, जब उसको पैसा मिलता है तो वो एंट्री क्या करता है, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीबीके रिसीवेबल, टू डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक को लिख रहे हैं डीबीके, टू डीबीके रिसीवेबल 5 रुपया। अब यहां कोई इनकम बनेगी नहीं, खत्म हो गया डीबीके का अकाउंट, एक बार डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हो गया, खत्म। यहां पे देयर इज नो इनकम, नो इनकम, नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपेंस में। याद रहेगा ये सब है मेरे बच्चों, याद रहेगा तुम लोग को ये सब। खर्चा माने थे टैक्स को तो इनकम भी माननी पड़ेगी, खर्चा नहीं माने थे तो इनकम नहीं माननी पड़ेगी, देयर इज नो इनकम। चलिए अब आगे की बात करते हैं इसी में। ड्यूटी ड्रॉबैक देने का सरकार का 2 तरीका होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो आप कैश में ले लीजिए, जब भी हम बोलते हैं कैश तो कैश का मतलब नगद सरकार नहीं पड़ाती है, खाते में आता है, आपके बैंक के खाते में आता है। दूसरा होता है सरकार आपको देती है डीईपीबी। अब ये क्या होता है डीईपीबी, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक ये कोई बैंक का खाता नहीं है, ठीक है, ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये खाता बनता है कस्टम्स में, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो सरकार क्या करेगी, आपको कहेगी कि ड्यूटी ड्रॉबैक ये लो, अपने बैंक के खाते में ले लो। व्हेन आई एम राइटिंग कैश मतलब बैंक अकाउंट आई एम टॉकिंग, ठीक है। और या फिर एक खाता बना देगी खुद, कस्टम ऑफिस ही खाता बना देगी आपका डीईपीबी, और उसमें मान लीजिए आपका ड्यूटी ड्रॉबैक कितना बना था, 1 लाख रुपया, तो कहेगी या तो 1 लाख रुपया तुम नगद पकड़ लो, ठीक है, अपने बैंक के खाते में ले लो, और या तो तुम्हारा एक डीईपीबी पासबुक बना देगी, और इस पासबुक में तुम्हारा 1 लाख रुपया कहेगी फलाने फलाने एक्सपोर्ट का यहां रेफरेंस आएगा, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख रुपया क्रेडिट, 1 लाख रुपया क्रेडिट। अब ये सरकार आपको टैक्स वापस नहीं देती है, आपको खाते में लिख के दे देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डीईपीबी पासबुक का यूज क्या है कि जब कभी आप इंपोर्ट करोगे ना तो इंपोर्ट टैक्स इसी में से डेबिट हो जाएगा, मतलब इसी में से घट जाएगा, तो आपको देना नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझ लो सरकार कह रही है तुम्हारा एडवांस पैसा मेरे पास पड़ा है टैक्स का, ठीक है, ये तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है, ये हम तुमको दे नहीं रहे, एक काम करो, एक खाता बनवा के ले लो, और जब भी तुम इंपोर्ट करोगे तो तुमको पे नहीं करना पड़ेगा, वो फजीयत नहीं रहेगी तुमको जमा करने की, इसी में से कट जाएगा तुम्हारा पैसा। तो अगर हम इंपोर्टर हैं तो हमको ठीक लगेगा, चलो डीईपीबी पासबुक ले लेते हैं, और ये ऑप्शन तो वही, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बैंक के खाते में ले लीजिए। दोनों में से कोई भी लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटी ड्रॉबैक अगर बैंक के खाते में आ जाए चाहे डीईपीबी पासबुक में आ जाए, डीईपीबी पासबुक में आता तो क्या होता, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बैंक की जगह आप लिखे होते डीईपीबी, और यहां पे भी आप लिखे होते डीईपीबी, बाकी कोई अंतर नहीं होता। इनकम यहां पे कहलाएगा, यहां पे कहलाएगा। डीईपीबी पासबुक में अगर एंट्री मिल गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर डीईपीबी पासबुक में 1 लाख रुपए की एंट्री मिल गई, यहां पे मेरे एग्जांपल में 5 रुपए की एंट्री मिल गई, तो 5 रुपए इनकम है, सरकार ने आपको 5 रुपए दे दिया, अरे आप नगद ले लो 5 रुपया, या इस 5 रुपया आपके खाते में डीईपीबी पासबुक में चढ़ा के दे दिया, एक ही बात है, ये इनकम है, मिलते ही इनकम है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात कही थी पहले,
इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, जब इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला था तो इनकम थी नहीं भाई साहब। इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस से कौन सा फायदा हो जा रहा था? आपसे कहा जा रहा था कि 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया हो तो 30 लाख का इंपोर्ट कर सकते हो। अरे जब इंपोर्ट करेंगे 30 लाख रुपया का तो टैक्स देंगे? हाँ टैक्स देंगे, टैक्स देना पड़ेगा। अरे ये तो एक परमिशन मिल गई थी, इंपोर्ट कर सकती हो। जब दुनिया नहीं इंपोर्ट कर पाएगी, देश इंपोर्ट पूरा नहीं कर पाएगा तो तुम इंपोर्ट कर लोगे, सरकार ने ये तुमको हक दिया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तो एकदम अलग चीज है ना भाई। यहां पे आपको 1 लाख रुपया खाते में मिल जा रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम का, और या तो एक पासबुक पे चढ़ा के दे दिया जा रहा है जिससे टैक्स कटेगा खटाखट खटाखट। जो आपको टैक्स देना होगा वो देना नहीं पड़ेगा। यहां पे ये नहीं कि 1 लाख रुपए तक का इंपोर्ट कर सकते हो। अरे जो माल इंपोर्ट करोगे उस पे जो टैक्स बनेगा वो टैक्स 1 लाख रुपए तक का यहां से घट जाएगा, एक लाइबिलिटी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यू विल नॉट हैव टू पे इंपोर्ट टैक्स अप टू ₹1 लाख, ये वाली कहानी हो गई यहां पे। तो एज सुन एज यू गेट दिस पासबुक और यू गेट इट इन योर बैंक अकाउंट, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ I'll ask you कि अगर गवर्नमेंट 2 ऑप्शन देती है, गवर्नमेंट 2 ऑप्शन देती है, कहती है डीईपीबी पासबुक में चढ़वा लो या कैश ले लो, तो आप क्या लोगे? बोलो। आपको नहीं समझ में आ रही बात? चलिए दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा बेटा बड़ा बढ़िया नंबर पाए हो तुम तो, हम तुमको 50,000 रुपया देना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 50,000 रुपया अभी नगद पकड़ो या 50,000 रुपया हम तुमको लिख के दे रहे हैं, कभी तुमको फीस जमा करनी होगी ना आगे तो इसी में से एडजस्ट हो जाएगा, ये लो। क्या करोगे? 50,000 रुपया नगद ले लो या जो फी लिख के दे रहे हैं 50,000 रुपया, जो फीस देनी होगी फ्यूचर में वो एडजस्ट हो जाएगी। तुम क्या लोगे? तुम कहोगे अरे नगद पकड़ते हैं, फीस देनी है नहीं देनी है क्या हमको पता, रास्ते से पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है हमको फ्यूचर में, राइट? ऑब्वियसली वैसे ही तो एक्सपोर्टर भी सोचेगा, कहेगा इंपोर्ट करना है नहीं करना है, क्यों पैसा फंसा के रखे, अरे देना होगा तो दे देंगे। तुम भी तो यही सोचोगे यार 50,000 रुपये तुरंत ले लेते हैं, बैंक में रखेंगे, ब्याज आएगा इस पैसे पे, और जब देना होगा तो दे देंगे ना रास्टर को, अगर फीस देनी होगी बाद में तो क्यों कटवा लेंगे इसमें से? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक इट इन कैश। तो कौन से ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो डीईपीबी पासबुक ले लेते हैं फिर? ये भी बात सोचने वाली है कि नहीं, कि डीईपीबी पासबुक कौन ले लेता है? तो मैं आपको बता दूं वो लोग बेवकूफ नहीं है जो डीईपीबी पासबुक लेते हैं। आइए समझिए, देखिए अब आप समझेंगे। देखिए मेरे डीईपीबी पासबुक में ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक इसको बोलते हैं डीईपीबी, इसमें कितना चढ़ा हुआ था? 1 लाख रुपया क्रेडिट था ना इसमें, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट सच एंड सच रेफरेंस का है ये हमारा, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी इंपोर्ट पे टैक्स बना, इंपोर्ट कर रहा हूं जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बनी, कस्टम ड्यूटी कितनी बनी, कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। अब कस्टम्स के वर्ड आप समझते नहीं होगे ना तो हमको बार बार टेंशन लेनी पड़ रही है। इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी है मान लीजिए 70,000 रुपया, तो अगर आप बैंक के थ्रू अपने पे करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू जाएंगे पे करने, तो 70,000 रुपया देना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतनी इंपोर्ट ड्यूटी बनी है। लेकिन अगर आप डीईपीबी पासबुक से कटवाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा इसमें। यही 70,000 रुपया जब यहां से कटेगा तो हो सकता है, आई डू नॉट नो कितना होगा, ठीक है, तो आपको कुछ यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट की वजह से हो सकता है यहां से 60,000 रुपया डेबिट हो रहा है इंपोर्ट टैक्स। अब आप समझे कि अगर डीईपीबी पासबुक लेने में फायदा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंपोर्ट करेंगे तो भाई यहां से इंपोर्ट टैक्स कम कटेगा तो आपको फायदा हो जाएगा। इट्स बेटर टू गो फॉर डीईपीबी पासबुक इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी इन योर बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ले लिए होते तो आज हमें 70,000 रुपए देना पड़ता। देखिए डीईपीबी पासबुक में 1 लाख रुपया पड़ा था तो यहां से तो 60,000 कटा ना, 70,000 का टैक्स बना, लेकिन 60,000 कटा क्योंकि आपको कुछ कम पे करना पड़ता है इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन यू आर पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम डीईपीबी पासबुक। नाउ लेकिन एक बात बताइए, मुझे इंपोर्ट करना ही नहीं है, फिर मैं क्या करूं? आई डोंट हैव टू इंपोर्ट, मुझे करना ही नहीं है, तो मैं बैंक में लूं या डीईपीबी में लूं? डीईपीबी बैंक का खाता नहीं होता है, ये पासबुक कौन बनाता है? कस्टम वाले बनाते हैं, ठीक है। कहां ले? मुझे इंपोर्ट करना ही नहीं है, मैं डीईपीबी तब भी ले लूंगा, मैं तो डीईपीबी ले लूंगा तब भी। पता है क्यों?
क्योंकि मैं डीपीबी पासबुक लूंगा, 1,00,000 रुपया उसमें हमको क्रेडिट मिल जाएगी और अब ये पासबुक मैं बेच दूंगा। आई विल सेल दिस डीपीबी पासबुक ओनली। हम ये पासबुक ही सेल कर देंगे। अब हम जिसको सेल करेंगे वो जब इंपोर्ट करेगा तो यहीं से कस्टम ड्यूटी कटवाएगा। ये ट्रांसफरेबल होता है, आप बेच सकते हैं। मैं इसको बेच दूंगा। जब मैं बेचूंगा तो ये कितने का बिक जाएगा? तो अब खरीदने वाला कैसे सोचेगा? कहेगा यार 1,00,000 रुपया इसमें क्रेडिट पड़ी हुई है, ठीक है, 1,00,000 रुपए में से लेकिन घट कितने का टैक्स जाएगा? क्योंकि कुछ डिस्काउंट मिल जाता है ना, इंपोर्ट टैक्स लगभग 1,20,000 का घट जाएगा। यहां से 1,20,000 का इंपोर्ट टैक्स घट जाएगा ना, क्योंकि कुछ डिस्काउंट मिलती है। मान लीजिए इंपोर्ट टैक्स, अब खरीदने वाला ऐसे सोचा है मुझे 1,20,000 का अगर इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा तो यहां से तो 1,00,000 में ही काम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पे मेरी 1,20,000, ये डीपीबी पासबुक मेरी 1,20,000 की लायबिलिटी खत्म कर सकता है। भले इसमें 1,00,000 रुपया चढ़ा है लेकिन ये 1,20,000 की लायबिलिटी खत्म कर सकता है। क्या वो मुझे तैयार हो जाएगा, चलो 1,15,000 ले लो तुम ही, हाँ इतना तो दे ही सकता है वो हमको। अगर 1,20,000 रुपए की लायबिलिटी खत्म हो रही होगी तो वो मुझे 1,15,000 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। मानते हो ये बात? अच्छा, क्या 1,20,000 से ज्यादा दे देगा क्या? गधा है क्या वो? 1,20,000 से कैसे ज्यादा दे देगा? क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो 1,20,000 की यहां से कटेगी, ठीक है। क्या वो 1,00,000 से कम हमको ऑफर करेगा तो हम ले लेंगे? हम कहेंगे पागल हो गया, 1,00,000 रुपए से कम क्यों ले लेंगे? 1,00,000 रुपया तुमको बैंक के खाते में मिल जा रहा था। ऑब्वियसली बीच का कुछ होगा। अगर उसकी लायबिलिटी 1,20,000 की कम हो रही है तो हम कहेंगे यार 1,15,000 में मिल रहा है, खटाक से वो जाएगा, अपना इंपोर्ट वो किया ही है, खर्च से यहीं से एडजस्ट करवा देगा 1,20,000, 5,000 का उसको फायदा हो गया, 15,000 रुपए हम भी बना लिए यहां पे एक्स्ट्रा। अब ध्यान दीजिएगा, जब डीपीबी पासबुक मिली थी तो 1,00,000 रुपया तो उसी समय टैक्सेबल हो गया था। 1,00,000 रुपया तो उसी समय टैक्सेबल हो गया था। जब डीपीबी पासबुक मिलती है तो इनकम बन जाती है जितना पैसा उसमें आता है। अब कितना टैक्सेबल होगा जब 1,15,000 का बेचोगे? 15,000 रुपया और टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो डीपीबी पासबुक सेल करने पे भी आपको जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है। ये है अगला पॉइंट, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस बेच रहे थे 2,00,000 रुपया में, तो कितनी इनकम बनी थी? 2,00,000 रुपया, पूरा 2,00,000 रुपया बना था। ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक जब 2,00,000 रुपया का बेचोगे तो कितनी इनकम बनेगी? 2,00,000 नहीं बनेगी। पहले देखो कि डीपीबी पासबुक में इंडेक्स चढ़ा था, क्योंकि जितना चढ़ा था वो यहीं पे टैक्सेबल हो गया ना भाई, ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम पे। अब उसमें चढ़ा था 1,70,000 रुपया, तो 1,70,000 तो पहले ही टैक्सेबल हो गया था। अब 30,000 टैक्सेबल होगा जितना ज्यादा का बेचे हो। आ रहा है समझ में? जोर पड़ रहा है दिमाग पे ना, तो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी खत्म करने के बाद, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और मुझे भी बताइए ना कैसा लग रहा है, मतलब भाई कंफर्टेबली आप समझ जा रहे हो तो बताइए मुझे कमेंट करके, तो मैं भी समझूं कि क्या ये डिलीवरी का असर क्या हो रहा है बच्चों पे, ठीक है। अगर आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है फिर भी मजा आ रहा है तो आप कहिए सर जोर तो पड़ रहा है, क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम एंजॉइंग अ लॉट, ठीक है। आप ये बता सकते हैं। अगर आप पे एकदम जोर नहीं पड़ रहा है तो देखे तो वो कौन कौन बच्चे हैं जो रैंक लाने वाले हैं, बताइए मुझे कि आपके दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा है, एकदम जबरदस्त समझ में आ रही है बात। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रीप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है ड्यूटी फ्री रीप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट? एक्सपोर्ट करने पे सरकार एक फायदा और देती है आपको, ड्यूटी फ्री रीप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, डीएफआरसी बोलते हैं इसको। एक आपने एग्जिम स्क्रिप्ट पढ़ा, डीपीबी के बारे में जाने आप, अब उसके बाद डीएफआरसी के बारे में जानिए। कंफ्यूज भी मत होइएगा, सब याद रखिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा एग्जाम में। अब ये डीएफआरसी क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, क्या मुझे ये सब बताने की आवश्यकता है? क्या मैं नहीं बताऊंगा तो भी आपका काम हो जाएगा? देखिए कभी कभी तो हो जाता है, तो बच्चों को लगता है कि यार क्यों पढ़ लिए ये सब। जैसे कभी कभी बता देता है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी पासबुक 5,00,000 रुपया, बच्चे को मालूम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीईपीबी पासबुक 5,00,000 रुपया ये इनकम होती है, सेल पे जितना फायदा हुआ। या डीईपीबी पासबुक ऑफ 3,00,000 रुपीज सोल्ड फॉर 3,50,000, तो बच्चा समझ गया हाँ 50,000 रुपये इनकम होती है, ये तो मालूम ही है।
लेकिन वो डीईपीबी पासबुक ही नहीं समझता है। कल को जब वो प्रैक्टिस करने बैठता है या प्रोफेशनल बन जाता है और क्लाइंट ला के सामने डीईपीबी पासबुक रखता है तो वो बोलता है ये कौन से बैंक का खाता है? बताइए, क्लाइंट आपसे काम कराएगा? कहेगा ऐसे बेवकूफ़ आदमी से कहाँ काम कराएंगे हम। वो पूछ रहा है कौन से बैंक का खाता है। यू नीड टू नो दिस। यही समय है आपके सीखने का। इसी नॉलेज के साथ आप एक दिन प्रोफेशनल बन जाओगे। जो चीज आपने यहां सीख ली, क्या नेक्स्ट लेवल के एग्जाम पे आप वो चीज सीखोगे? नहीं। जो चीज आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में है वो यहीं पे है। यू हैव टू लर्न इट टू द परफेक्ट, जो एकदम एक्सट्रीम लेवल परफेक्शन की होती है वहां तक सीखना पड़ेगा। आप जिन भी टॉपिक्स को हमारे साथ कर रहे हैं, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज बराबर होनी चाहिए। पता है, क्योंकि आप भी अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। आपने जो अकाउंटिंग में पढ़ लिया, अब वो अकाउंटिंग आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो उसकी नॉलेज हमारी नॉलेज एकदम, मतलब आपकी नॉलेज हमारी नॉलेज बराबर होनी चाहिए उस टॉपिक पे। एनी टॉपिक व्हाटएवर जो आप यहां पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज एकदम बराबर होनी चाहिए। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप कहेंगे सर इतना तो नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, मुझे मालूम है। क्यों? बिकॉज आपने एक बार पढ़ा है, मैंने 10 बार पढ़ा है, और ज्यादा पढ़ा है, बल्कि 10 बार ही क्यों पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने तो 20 बार 25 बार पढ़ा है। तो इसलिए मेरी नॉलेज ऑब्वियसली आपसे ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से बढ़ गई है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। एक जमाने में एबीसीडी भी आपको डिफिकल्ट लगता था कि नहीं? अरे कभी तो आप छोटे बच्चे थे, एबीसीडी भी बड़ी मेहनत से याद करते थे। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई। अरे नहीं, अब नहीं याद आ रहा है क्या? आज ये परेशानी है? नहीं। कभी तो इंग्लिश में जब हम बोलना शुरू किए थे तो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करते थे, राइट? अब जिनको अंग्रेजी आती है हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको क्या फ्रेम करना पड़ता है सेंटेंसेस को? नहीं, ऑटो मोड में निकल रहा है वो। सो दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। सो आप परेशान नहीं होइएगा, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और इसके लिए खूब सारा रिवीजन चाहिए। न चलिए, डीएफआरसी क्या होता है? जैसे जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे तो डीएफआरसी लगभग 10% का मिल जाता है। जैसे आपको मिल जाएगा डीएफआरसी करीब 10 लाख रुपए का, तो आप 10 लाख रुपए का इंपोर्ट कर सकते हैं टैक्स फ्री। ये खास बात है। जो एग्जिम स्क्रिप्ट थी, जिसको आप कहते हो ड्यूटी इंटाइटलमेंट लाइसेंस भी, उसमें लगभग 30 से 40% का मिल जाता है सर्टिफिकेट। लेकिन वहां से 30 से 40% का सर्टिफिकेट होता है कि इतने रुपए का माल इंपोर्ट कर सकते हो, ये परमिशन है। उस पर जो टैक्स बनेगा वो आपको देना है। ये वाला सर्टिफिकेट अलग किस्म का सर्टिफिकेट है। ये कह रहा है कि आप 1 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कीजिए, आपको हम 10 लाख रुपए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो 10 लाख रुपए का इंपोर्ट आप करेंगे टैक्स फ्री। आपको टैक्स ही नहीं देना है उस पर, राइट? अच्छा, अब आपको 10 लाख रुपए का ये टैक्स फ्री मिल गया। अब आप क्या, जिस समय ये सर्टिफिकेट मिलता है, क्या उस समय ये इनकम बनेगा? नहीं, उस समय ये इनकम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है कितना इनकम बनेगा। अब 10 लाख रुपए का जब हम इंपोर्ट करेंगे तो कुछ आइटम पे इंपोर्ट टैक्स 30% है, किसी पे 25%, किसी पे 10% है। अरे मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए का ऐसा आइटम इंपोर्ट किया जिसपे कस्टम ड्यूटी 20% है, तो मेरी 2 लाख की बचत होगी। हमने एक ऐसा आइटम इंपोर्ट कर लिया जिसपे 30% की कस्टम ड्यूटी है, तो मेरा 3 लाख रुपया बच जाएगा। मेरा कितना बचेगा ये हमको मालूम ही नहीं है। राइट? तो 2 लाख बचेगा, 3 लाख बचेगा, 4 लाख बचेगा, हो सकता है 40% उस पर कस्टम ड्यूटी हो, पता ही नहीं है कितना बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप इंपोर्ट कोई भी आइटम नहीं कर सकते हो। आइटम रिस्ट्रिक्टेड है कि कौन सा कर सकते हो। आइटम रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी आइटम इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। एक्चुअली अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट है हमारा ए, और इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई और रॉ मटेरियल जेड, तो हम इन्हीं तीनों रॉ मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? मंगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं।
मतलब जो आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो उसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन जिन रॉ मटेरियल की यूज होती है उन्हीं रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो हो सकता है रॉ मटेरियल एक्स पे तो भाई 20% की कस्टम ड्यूटी है, इस पे 30 है, इस पे 40 है, तो हम कौन सा मंगाएंगे उनको खुद नहीं मालूम है। हो सकता है कुछ हम डोमेस्टिक खरीद लें, कुछ हम इंपोर्ट करें, कौन सा करें, आई डू नॉट नो इट। Nobody can calculate कि what is this benefit when I have got this certificate DFRC of रुपये 10 लाख, क्योंकि कितने रुपए की कस्टम ड्यूटी यहां से एडजस्ट हो जाएगी दैट आई डू नॉट नो। जो भी हम 10 लाख रुपए की वैल्यू का माल इंपोर्ट करेंगे उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे। ठीक है, क्या ये DFRC बिक सकता है अगर हमें जरूरत नहीं? हम तो सारा डोमेस्टिक यूज करते हैं, मेरा तो सारा का सारा रॉ मटेरियल डोमेस्टिक रॉ मटेरियल है, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है इंपोर्ट करने की। तो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको रॉ मटेरियल ए बी सी इंपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल एक्स वाई जेड इंपोर्ट करना है। हाँ, एक दूसरा बंदा है जिसको ये इंपोर्ट करना होता है, तो इसी के लिए तो हमको मजा आता है, DFRC हम बेच देते हैं उसको उठा के। हम कितने का बेचेंगे? अब देखिए ये कितने का बिकेगा। अगर मान लीजिए वो कैसे हमें कितनी प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा। मान लीजिए वो 10 लाख रुपए का इंपोर्ट करता है और वो जो इंपोर्ट करने वाला है वो रॉ मटेरियल वाई करने वाला है जिसपे 30% का टैक्स है, तो 3 लाख रुपए का टैक्स का फायदा होगा, तो हमको 2.5 लाख रुपया हो सकता है दे दे, 2,80,000 दे दे, 2 लाख रुपया दे दे। 3 लाख रुपया से ज्यादा नहीं ना देगा, 3 ही लाख की तो बचत ही होगी ये सर्टिफिकेट खरीद के, तो 3 लाख से कुछ कम देगा, वो भी तो कुछ बेनिफिट करेगा, नहीं तो हमको से क्यों लेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 500 रुपए का ना स्पेंसर का वाउचर है, स्पेंसर से जाके 500 रुपए का तुम सामान खरीद सकते हो। कितने में खरीदोगे तुम हमसे? 500 में? कोई नहीं खरीदेगा 500 में, कहेगा अरे तो जाके स्पेंसर में पैसा देंगे, तुमको क्या करने देंगे, खरीदना है नहीं खरीदना है वहां डिसाइड करेंगे हम। अरे अगर हम 500 रुपए का स्पेंसर का वाउचर तुमको 200 रुपया में देंगे तो तुम खरीद लोगे, कहोगे जाएंगे वहां से 500 रुपए का सामान खरीद लेंगे, 400 रुपए में भी हो सकता है खरीद लो। तो जितने रुपए की यहां से कस्टम ड्यूटी एडजस्ट हो सकती होगी सामने वाले की, उससे थोड़ा सा कम वो पैसा में खरीद लेता होगा हमसे, यानी कुछ ना कुछ सेल प्राइस इसकी बच जाती होगी। तो DFRC बेच के जितना पैसा आएगा वो इनकम है। ठीक है, क्योंकि जिस समय DFRC हमने पाए थे, क्या उस समय इनकम बनी थी? नहीं, DFRC जिस समय पाए थे इनकम नहीं बनी थी, जिस समय DFRC बेच रहे इनकम उसी समय बन रही है, तो जितने में बेच रहे हैं पूरी इनकम है। तो बच्चों ध्यान दो, तो भगवान सर कितनी आफत है इसमें। DFRC में प्रॉफिट जो होता है ये सेल वैल्यू होता है, सेल वैल्यू होता है। प्रॉफिट यहां पे भी प्रॉफिट सेल वैल्यू होता है, जितने में ये इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस बिकता है। DPB वाले केस में प्रॉफिट सेल वैल्यू नहीं होता है, सेल वैल्यू माइनस अमाउंट क्रेडिटेड इन DEPB। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि DEPB में जब अमाउंट क्रेडिट हुआ तो ड्यूटी ड्रॉबैक की तरह टैक्सेबल हो गया था। DEPB ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या टैक्सेबल होता है? जो कैश मिल जाए वो, और या फिर अमाउंट क्रेडिटेड टू DEPB। ठीक है, so these are the 5 export benefits which are available to exporter and how it gets taxable under the head PGBP that you have seen, right? चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे मालूम है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अगली क्लास में आएंगे, आगे की बात करेंगे, फिर उसके बाद वाली क्लास में आएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। जस्ट सी द लेवल ऑफ PGBP, सिर्फ चार्जिंग सेक्शन कि इस सेक्शन में कौन कौन सी टैक्सेबल होती है इनकम, इसको पढ़ने में आपकी 4 क्लासेस लग गई। ठीक है, चलिए एक बात और बताते हैं, डेप्रीशिएशन PGBP का एक खर्चा होता है। आप कहोगे सर मुझे मालूम है डेप्रीशिएशन क्या होता है, बहुत पढ़ा है अकाउंटिंग में डेप्रीशिएशन। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, सिर्फ डेप्रीशिएशन पढ़ाने में मुझे आपको 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे में आप सिर्फ डेप्रीशिएशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। डेप्रीशिएशन से बहुत सारी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, और उन सब के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, एंड दैट यू आर गोइंग टू स्टडी विथ मी। प्रैक्टिकली आप बातों को समझेंगे एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम ऑल्सो प्रॉपरली। अब एक बात बताइए, इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद यहाँ पे सेल वैल्यू है, यहाँ पे सेल वैल्यू है, यहाँ पे सेल माइनस ये कर रहे हैं जैसा हमने लिखाया आपको, अब आपको ये सब चीज़ से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा कि बस रट नहीं रहे हैं हम, एग्जाम की प्रॉब्लम सॉल्व के लिए तैयार नहीं है।
आई एम रेडी फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, आरंट यू? चलिए, विल स्टॉप दिस क्लास हियर.